हेलो फिक्शन लवर्स, वेलकम टू द एहसासनामा माइक एंड स्क्रिप्टेड चैनल। और आप सुन रहे हैं रिबॉर्न फॉर हिज ऑब्सेशन एपिसोड 6। VSR एम्पायर 1 मंथ लेटर, 30वां फ्लोर, CEO कैबिन। सिदाक्षी तेज कदमों से कैबिन से बाहर निकल गई थी। जैसे ही वो उसकी आंखों से ओझल हुई, विध्वंस ने नजरें हटा ली और दोबारा अपने काम में मग्न हो गया। उधर सिदाक्षी अपने टेबल पर आकर बैठ गई। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए हल्के गुस्से में बुदबुदाई, ये तो विध्वंस सिंह राणा था। ये इनका ऑफिस है। हमने सोचा था सामना नहीं होगा, लेकिन हो गया। वो उसे जानती थी। पहले वाली सिदाक्षी की यादों में ये नाम दर्ज था। उसकी जिंदगी बर्बाद करने का सबसे बड़ा श्रेय उसी को जाता था और यही वजह थी कि वह उससे नफरत करती थी। सिदाक्षी ने ना में सिर हिलाया। नहीं नहीं, हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे। हम फिर से उनके सामने नहीं जाएंगे। वो दोबारा बर्बाद नहीं होना चाहती थी। असल में जो हुआ था या यादों में जो जिंदा था, उसकी कल्पना भी अब वह नहीं कर सकती थी। उसने फौरन अपना फोन उठाया और दिव्या को कॉल किया। एक ही रिंग में कॉल पिक हो गई। सिद्धि, तुम कैसी हो? दिव्या की चहकती हुई आवाज आई। सिदाक्षी ने नर्म लहजे में कहा, दिव्या हम ठीक हैं, लेकिन आगे रहेंगे या नहीं ये नहीं पता। मतलब? दिव्या कंफ्यूज हो गई थी। दिव्या, जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं वो विध्वंस सिंह राणा का है और आज हमारा उनसे आमना सामना हो गया। दिव्या की आवाज में फिक्र घुल गई थी। उसने जैसे ही सिदाक्षी की पूरी बात सुनी, सिद्धि, उन्होंने आपको पहचाना तो नहीं ना? कुछ कहा तो नहीं? दिव्या की फिक्र भरी आवाज को सुनकर सिदाक्षी ने हल्की राहत के साथ कहा, नहीं, उन्होंने नहीं पहचाना, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे ना। सिदाक्षी, दिव्या ने उसे समझाने के लहजे में उसका नाम लिया और फिर आगे बोली, किसी की वजह से अपने फ्यूचर से समझौता मत कीजिए। बस 6 महीने की बात है, फिर आप कहीं भी जॉब कर सकती हैं। प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन अगर फिर सामना हुआ तो? ये कहते हुए सिदाक्षी की आवाज कांप गई। दिव्या ने भरोसा दिलाया, अरे भाई, नहीं होगा। वो हर वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं बैठे होंगे ना। वो बिजी रहते हैं। तुम बस अपना काम करो और जितना हो सके उनके सामने आने से बचो। बस, बात खत्म। सिदाक्षी ने धीमे से कहा, ओके। उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। वह दिव्या से हल्की फुल्की बातें करने लगी। तभी सामने से एक पियून आ गया। उसे देखकर उसने फोन रख दिया। मैम, पियून बोला, आपको साहिल सर ने अपनी कैबिन में बुलाया है। सिदाक्षी ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ चल दी। साहिल के कैबिन के बाहर पहुंचकर उसने हल्के से नॉक किया। कम इन। अंदर से आवाज आई। वो अंदर आ गई। साहिल अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने बैठने का इशारा किया और बोला, मिस सिदाक्षी, आपकी डिजाइन काफी अच्छी है। सर भी काफी इम्प्रेस हुए हैं, इसलिए अब आने वाले इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स की डिजाइन आप ही बनाएंगी। सिदाक्षी ने शालीनता से कहा, ओके। साहिल ने उसके बाद बात आगे बढ़ाई, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी सारी डिजाइन सर खुद रेडी करेंगे और आपको उन्हें असिस्ट करना होगा। विध्वंस का यही ऑर्डर था। सिदाक्षी ने तुरंत कहा, नहीं, हम सर के साथ काम नहीं करेंगे। वो घबरा गई थी। उसे उनसे दूर रहना था हर हाल में। साहिल हैरानी से उसे देखने लगा। जहां लड़कियां विध्वंस के साथ काम करने के लिए मरी जा रही थी, वहीं ये लड़की साफ मना कर रही थी। क्या यही उसकी खासियत थी जो सर को पसंद आई थी, या इसके पीछे कोई और वजह थी? क्योंकि विध्वंस को तो लड़कियों की मौजूदगी भी अपने आसपास पसंद नहीं थी। साहिल ने अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को झटकते हुए सख्त आवाज में कहा, मिस सिदाक्षी, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। जॉब ज्वाइन करते समय आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें साफ लिखा है काम न करने पर आपको कंपनसेशन पे करना होगा।
सिदाक्षी सोच में पड़ गई। उधर साहिल की एक नजर सिदाक्षी पर थी और दूसरी टेबल पर रखे फोन पर, जहां विध्वंस सर की कॉल चालू थी। साहिल डरा हुआ था क्योंकि विध्वंस ने साफ चेतावनी दी थी, या तो सिदाक्षी को असिस्ट करने के लिए राजी करो या फिर अपना रिजाइन लेटर तैयार रखो। सिदाक्षी का चेहरा डर और घबराहट से भर गया। वो जितना विध्वंस से दूर रहना चाहती थी, किस्मत उतनी ही उसे उसके करीब खींच रही थी। साहिल उसे देखकर बोला, मिस सिदाक्षी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर को बस आपका काम पसंद आया है। आप जो काम अकेले करती हैं, बस वही काम अब सर के साथ मिलकर करना है उनकी निगरानी में। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिदाक्षी झल्लाते हुए बोली, सर आप समझ नहीं रहे हैं। साहिल ने गंभीर होकर कहा, मिस सिदाक्षी, मैं क्या नहीं समझ रहा हूं, आप खुलकर बताइए। सिदाक्षी शिकायत भरे लहजे में बोली, आपके बॉस काम नहीं बताएंगे, बस हमें घूरते रहेंगे और हमें यह पसंद नहीं। आखिरकार उसके मन की बात उसकी जुबान पर आ गई। साहिल खुद से ही बुदबुदाया, ये बात तो सही है। लेकिन फिर सिदाक्षी की ओर देखते हुए बोला, मिस सिदाक्षी, सर को सिर्फ काम से मतलब है, आपसे नहीं। इसलिए ज्यादा सोचना बंद कीजिए और अपना जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं जवाब हाँ में ही होगा, क्योंकि ना कहने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। सिदाक्षी 2 पल के लिए शांत हो गई, फिर साहिल की ओर देखते हुए बोली, ओके, हम तैयार हैं। साहिल ये सुनकर खुश हो गया। उसकी नजर फोन पर गई, जो अब भी चालू था, मतलब उसकी जॉब बच गई थी। वह सिदाक्षी से बोला, मिस सिदाक्षी, आप राहुल के पास जाइए, वो आपको काम समझा देगा। एंड थैंक यू। सिदाक्षी ने उसे अजीब नजरों से देखा और कैबिन से बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर रुंधे हुए भाव थे। वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो फंस चुकी थी। मुंह बिगाड़ते हुए वो राहुल के कैबिन के अंदर बढ़ गई। कैबिन के अंदर साहिल ने फोन उठाया ही था कि कॉल कट हो चुकी थी। ये देखकर उसने खींच के मुंह बना लिया। दूसरी तरफ विध्वंस का कैबिन। विध्वंस ने फोन टेबल पर बेपरवाही से फेंक दिया और लैपटॉप खोल लिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरकने लगी। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज उभर आई, जिसमें राहुल का कैबिन साफ दिख रहा था। राहुल अपनी कुर्सी पर बैठा था और सामने सिदाक्षी, वह उसे सब समझा रहा था और वह मासूम निगाहों से सुनते हुए उसे अपनी छोटी सी डायरी में लिख रही थी। विध्वंस उसकी तरफ शिद्दत से देखते हुए बोला, अडॉट, आपको देखकर मैं बदल रहा हूँ। अगर आप मेरी ख्वाहिश या चाहत बन गई तो ये आपके लिए बहुत गलत होगा। और फिर सनक और जुनून से भरी आवाज में बोला, लेकिन मैं आपको खुद से दूर भी नहीं होने दूंगा। आप मेरे करीब भी रहेंगी और मुझसे दूर भी। वो स्क्रीन को घूरता रहा। दूसरी तरफ रात का वक्त 9:30 बजे। चौहान मेंशन। विशंबर जी, विशाखा जी, सक्षम जी, सौम्या जी, अमन जी, आरती जी, समर, श्रुति और सृष्टि सब डिनर कर रहे थे। तभी हॉल में एक आवाज गूंज उठी, दादी, दादू, कहाँ हैं आप लोग? दादी, दादू। ये आवाज थी साक्ष की। विशंबर जी चौंकते हुए बोले, साक्ष? साक्ष उधर आ गया। तभी आरती जी बोली, साक्ष, ये कौन सा तरीका है बच्चों की तरह घर में चिल्लाना क्यों? साक्ष ने उन्हें नजरअंदाज किया और विशंबर विशाखा जी के पास आकर खुशी से बोला, दादू, फाइनली सिद्धू का पता चल गया है। सब हैरान रह गए। विशाखा जी की आंखों में नमी आ गई। साक्ष, तुम सच कह रहे हो? हाँ दादी माँ। साक्ष खुशी से बोला, हमारी प्रिंसेस मिल गई, वो यहीं इसी शहर में है। विशंबर जी बोले, साक्ष, हमें भी अपने बच्चे के पास ले चलो। कहाँ है सिदाक्षी? सौम्या जी ने पूछा। साक्ष ने सबकी ओर देखा और सर्द आवाज में बोला, दादू, दादी, हम सुबह चलेंगे, अभी रात हो गई है, जाना ठीक नहीं होगा। विशाखा जी बोलने लगी, लेकिन बेटा। विशंबर जी विशाखा जी की बात काटते हुए बोले, साक्ष सही कह रहा है, हम सुबह अपनी बच्चे से मिलने जाएंगे और उसे हमेशा के लिए इस घर में वापस लाएंगे।
फिर गुस्से से सबको देखते हुए बोले, और अगर किसी को तकलीफ हो तो वो जा सकता है। ये सीधी चेतावनी थी। सक्षम जी बोले, पापा वो इस घर की बच्ची है, हमने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, बस उसकी गलतियों की सजा दी थी। सौम्या जी बोली, बिल्कुल। सबन ने साक्ष की ओर देखते हुए कहा, सुदाक्षी इतने वक्त कहाँ थी और अभी कहाँ है? साक्ष ठंडी आवाज में बोला, क्यों? अब मेरी बहन को किडनैप करवाना चाहते हो या डराना चाहते हो ताकि वो यहां ना आए? साक्ष की बात पर समर गुस्से से बोला, पागल हो गए हो? वो मेरी बहन है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? साक्ष कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ, वही भाई जो अपनी बहन के लिए खड़ा तक नहीं हो सका। लेकिन याद रखना, उसकी आवाज अब सख्त हो गई थी। अब साक्ष चौहान इतना कमजोर नहीं है कि अपनी बहन को बचा न सके। अगर अब किसी ने भी उसे हर्ट किया तो जो भी बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। ये कहकर वो अपने कमरे की ओर चला गया। विशंबर जी और विशाखा जी भी अपने कमरे में चले गए। आरती जी नाराज होकर बोली, आखिर साक्ष को हो क्या गया है? लहजा इतना बदल कैसे गया? ये सब सिदाक्षी की वजह से है। सृष्टि बोली, वो आई भी नहीं और घर में इतना क्लेश हो रहा है, आगे तो पता नहीं क्या होगा। श्रुति ने सबको देखते हुए अपनी नर्म आवाज में कहा, ऐसा मत बोलो सृष्टि, वो हमारी बहन है। श्रुति की बात पर सृष्टि गुस्से से बोली, बहन? बहन माय फुट, जो तुमसे जलती है, तुम्हें मारने की कोशिश कर चुकी है और घर वालों के इंसल्ट करने से कभी पीछे नहीं हटती। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। श्रुति प्यार से बोली, मैं सृष्टि के पास जाती हूँ, वो गुस्से में है इसलिए ऐसा बोल गई, और वो उसके पीछे चली गई। सक्षम, सौम्या जी और अमन आरती जी अपने बिखरे हुए परिवार को खामोशी से देखते रहे। दूसरी तरफ रात का वक्त, घर में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ था। अगली सुबह सुदाक्षी का फ्लैट 7 बजे। एक सिंपल सा कमरा जो ब्लू और व्हाइट कॉम्बिनेशन में सजा हुआ था। ज्यादा लग्जरी नहीं थी, लेकिन जरूरत की हर चीज मौजूद थी। कोने में रखे कुछ सॉफ्ट टॉय, साफ सुथरा सेटअप। कमरा छोटा था लेकिन बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला। इसी कमरे के बिस्तर पर सिदाक्षी सुकून से सो रही थी। तभी अचानक घर की बेल बजने लगी। सिदाक्षी की नींद में खलल पड़ा। उसने कानों पर तकिया रखते हुए ऊँघती हुई आवाज में कहा, सुबह सुबह कौन आ गया अब? वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेल लगातार बज रही थी। मजबूर होकर उसे बेड से उठना पड़ा। पिंक कलर का नाइट सूट, खूबसूरत चेहरा, बिखरे हुए बाल, बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी वो उठकर मेन डोर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने 3 लोग खड़े थे। वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। सामने खड़े थे विशंबर चौहान, विशाखा चौहान और साक्ष चौहान। वो तीनों सुबह सुबह सिदाक्षी से मिलने आ गए थे। उसे देखते ही उनकी नजरें ठहर गई। कितनी बड़ी हो गई थी और कितनी बदली हुई लग रही थी। सिदाक्षी उन्हें देखकर कंफ्यूजन में बोली, आप सब? वो पहचान तो गई थी, लेकिन उनके यहाँ आने की उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। साक्ष इमोशनल हो गया। वो आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखने ही वाला था, लेकिन सिदाक्षी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जो कुछ उसके साथ हुआ था, उसके बाद वो किसी के साथ इतनी आसानी से घुल मिल नहीं सकती थी। उसे किसी का टच पसंद ही नहीं था, चाहे वो कोई भी हो। कहने को साक्ष रियल सिदाक्षी का भाई था, लेकिन उसके लिए वो एक अजनबी ही था। साक्ष की आंखें नम हो गई। उसे दर्द हुआ। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और हाथे नीचे कर लिया। उधर विशाखा जी आगे बढ़ी और सिदाक्षी को जोर से गले लगा लिया। सिदाक्षी को दूर होने का मौका ही नहीं मिला। वो मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। विशाखा जी उसे गले लगाते हुए रोते हुए बोली, हमारी प्रिंसेस, हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी तुम? हमने कितनी जगह ढूंढा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? सबसे नाराज थी, लेकिन एक बार अपने दादा दादी से तो मिल लेती। हम तो हमेशा तुम्हारे साथ थे ना। सिदाक्षी को सब याद था, कैसे बचपन से दादा दादी ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया था।
लेकिन वो असल सिदाक्षी नहीं थी। फिर भी उन्हें इस तरह रोते देख उसका दिल भर आया। वो उन्हें चुप कराते हुए नरम आवाज में बोली, आप रोइए मत, अब हम यहीं हैं। उसकी धीमी और प्यारी आवाज सुनकर साक्ष और विशंबर जी चौंक गए, क्योंकि सिदाक्षी पहले चिल्लाकर बात करती थी और अब इतनी प्यार से बोल रही थी। विशाखा जी उससे अलग होकर उसका चेहरा पकड़कर प्यार से चूमते हुए बोली, अब दूर मत जाना बेटा, वरना हम मर जाएंगे। सिदाक्षी मुस्कुराकर बोली, ऐसी बातें नहीं करते, आप अंदर आइए। वो उन्हें अंदर ले आई और साक्ष ने गेट बंद कर दिया। साक्ष की नजर चारों तरफ घूम रही थी। घर छोटा था लेकिन बहुत सलीके से सजा हुआ, मगर उसकी बहन महलों की प्रिंसेस इस छोटे से घर में अकेली रह रही थी। ये बात उसके दिल को चुभ गई। सिदाक्षी ने विशाखा जी को सोफे पर बैठाया, जल्दी से पानी लाकर पिलाया, लेकिन विशाखा जी उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वो उसे चौहान मैंशन ले जाना चाहती थी। यही हाल विशंबर जी और साक्ष का भी था। सिदाक्षी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन विशाखा जी ने प्यार से उसे मना लिया। हालांकि साक्ष और विशंबर जी ने एक बात नोटिस की, सिदाक्षी ना तो उनकी तरफ देख रही थी, ना उनसे बात कर रही थी। वो सिर्फ विशाखा जी से ही बात कर रही थी। आखिरकार सिदाक्षी ने हाँ कह दी। तीनों बहुत खुश हो गए, लेकिन सिदाक्षी ने साफ कहा, हम पहले ऑफिस जाएंगे, फिर अपना सामान लेकर खुद आ जाएंगे। कोई मानना नहीं चाहता था, लेकिन सिदाक्षी के चेहरे को देखकर मान गए। उन्हें उसका बदला हुआ लहजा अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें वो पुरानी सिदाक्षी पसंद थी जो जिद करती थी। वो नहीं जानते थे कि सिदाक्षी के अंदर कोई और है जिसने बहुत दर्द और तकलीफ सही है और सिदाक्षी की जिंदगी में आकर हर जख्म महसूस किया है। थोड़ी देर बाद विशाखा जी और विशंबर जी घर चले गए। साक्ष सिदाक्षी को ऑफिस छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। साक्ष मान गया। वो रात में उसे चौहान मैंशन ले जाने फिर आएगा। सिदाक्षी जल्दी से रेडी हुई और ऑफिस के लिए निकल गई। आखिर आज उसे विध्वंस को असिस्ट जो करना था। सिदाक्षी 30 कदमों से अंदर की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि आज वो थोड़ी लेट हो गई थी। लिफ्ट से होते हुए वो सीधे 29वें फ्लोर पहुंची, क्योंकि वहीं उसे राहुल से मिलना था। जैसे ही सिदाक्षी लिफ्ट से बाहर आई, पूरे फ्लोर की नजरें उस पर टिक गईं। वहीं सिदाक्षी सबको अपनी मासूम निगाहों से देखती हुई आगे बढ़ गई। लोग भी जल्दी से अपने काम में लग गए, क्योंकि अभी गपशप करने का वक्त नहीं था, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था। राहुल ने सिदाक्षी को कुछ जरूरी काम समझाया और फिर उसे 30वें फ्लोर पर जाने को कह दिया। सिदाक्षी दोबारा लिफ्ट से होते हुए वहां चली गई, लेकिन एम्प्लॉयज हैरान थे, इतनी जल्दी ये लड़की सीईओ के केबिन तक कैसे पहुंच रही है। सीईओ केबिन। सिदाक्षी केबिन के बाहर खड़ी थी। हाथ आगे बढ़ता और फिर रुक जाता। नॉक करने के लिए उसने हाथ उठाया, लेकिन फिर नीचे कर लिया। ऐसा करते हुए पूरे 5 मिनट हो गए, लेकिन उसने दरवाजा नहीं बजाया। तभी अंदर से एक सर्द आवाज आई, अब आप अंदर आएंगे, हमें भी काम करना है। मिस सिदाक्षी, आपको बाहर खड़े होने की सैलरी नहीं मिलेगी। ये आवाज विध्वंस की थी। वो सीसीटीवी कैमरे में कब से उसे देख रहा था। उसका यूं बाहर खड़ा रहना उसे चिढ़ा रहा था, इसलिए उसने खुद ही उसे अंदर आने को कह दिया। ये सुनकर सिदाक्षी घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा और प्यारी सी आवाज में बोली, सर को कैसे पता चल गया? वो मासूमियत से इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई कैमरा नजर नहीं आया। आखिर दिखता भी कैसे? वो एक सीक्रेट कैमरा था। विध्वंस उसकी ये हरकत देखता ही रह गया। क्या वाकई ये लड़की इतनी मासूम और प्यारी है? लेकिन उसे फिर भी अंदर आता न देखकर विध्वंस ने सर्द आवाज में कहा, मिस सिदाक्षी। ये सुनते ही सिदाक्षी चौंक गई और जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। जैसे ही उसकी नजर विध्वंस पर पड़ी, उसने तुरंत अपनी निगाहें झुका ली। विध्वंस ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया था ये लड़की निगाहें झुकाकर ही बात करती है और ये बात उसे पसंद नहीं थी। सिदाक्षी धीमी मगर प्यारी आवाज में बोली, हमें क्या करना है सर?
वो बस जल्दी से काम खत्म करके जाना चाहती थी। विध्वंस ने सर्द आवाज में कहा, सिट। सिदाक्षी चुपचाप आकर बैठ गई। विध्वंस ने एक नजर उसे देखा और फिर सर्द लहजे में उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगा। सिदाक्षी ध्यान से सुनते हुए अपनी डायरी में सब नोट करती जा रही थी ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सारी डिटेल्स देने के बाद विध्वंस ने कहा, आप ये डिजाइन कल तक रेडी करेंगी? सिदाक्षी ने उसकी ओर देखा, हाँ में सिर हिलाया और फिर बोली, बट ये गलत है। आइडिया उसे अच्छा लगा था, लेकिन होटल बनाने के लिए जगह सही नहीं थी। विध्वंस की भौहें सिकुड़ गई। वो सर्द आवाज में बोला, वक्त। सिदाक्षी ने प्यारी सी आवाज में कहा, नो। विध्वंस का लहजा अभी भी सर्द था और उसने एक बार फिर सवाल किया, डिजाइन? सिदाक्षी का जवाब फिर आया, नहीं सर। विध्वंस अब चिढ़ने लगा। उसने एक बार और सवाल किया, आइडिया सही नहीं है? सिदाक्षी का जवाब फिर से वही था, नहीं सर। विध्वंस अंगूठे से अपनी आईब्रो रगड़ते हुए बोला, मिस सिदाक्षी, आप बताएंगी कि क्या गलत है? अब वो जानना चाहता था। सिदाक्षी ने उसकी ओर देखा और बोली, सर, होटल के लिए जगह गलत है। विध्वंस ने उसे घूर कर देखा। उसकी टीम ने जगह अच्छे से चेक की थी, फिर अप्रूवल दिया गया था। तो क्या ये लड़की इनडायरेक्टली उसके डिसीजन को गलत बता रही थी? कैसे? विध्वंस ने सवाल किया। अब बात चली थी तो वो सुनना चाहता था, चाहे बात फिजूल ही क्यों ना हो। और ऊपर से इस वक्त सिदाक्षी सामने बैठी थी। उसकी मीठी सी आवाज न जाने क्यों उसे चुप कराने का मन ही नहीं हुआ। सिदाक्षी बोली, सर, जिस जगह होटल बन रहा है वहां पहले से 3 होटल हैं और उन तीनों में आपस में जबरदस्त कंपटीशन है। वो एक दूसरे से आगे निकलने के लिए बेहद ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से उनके होटल बहुत महंगे हो गए हैं और कस्टमर वहां जा ही नहीं रहे। लेकिन वहीं पास में एक सिंपल सा होटल है जो कस्टमर रिलेशन नॉर्मल प्राइस और अपनी सर्विस पर चलता है। उसे वृद्धाश्रम के लोग मिलकर चलाते हैं और वही होटल चल रहा है। अगर आप वहां होटल बनवाएंगे तो आपकी हालत भी वही होगी। वो वहां खुद गई थी। लोकेशन सुनते ही उसे पूरा यकीन हो गया था। विध्वंस की मुट्ठी गुस्से से कस गई। अब उसे समझ आ गया था ये होटल उसी जगह क्यों बनवाया जा रहा था, और वो उसकी कीमत पर। सामने वाला जानता था जहां विध्वंस आया वहां सारी पावर आ जाती है और तब वो कुछ भी कर सकता है। विध्वंस मन ही मन बोला, मेरे साथ खेल खेलना बहुत भारी पड़ेगा। ये छोटी छोटी जानकारियां उसकी टीम को देखनी चाहिए थी, लेकिन अब सिदाक्षी की बात सुनने के बाद वो किसी को नहीं छोड़ने वाला था। तो आप सुन रहे थे रिबॉर्न फॉर हिज ऑब्सेशन। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।